हेलो एवरीवन। तो आइए आगे बढ़ते अपने क्लास 12 के चैप्टर पे, दैट इज द सोर्सेस ऑफ फाइनेंस फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्लियर है? तो ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक हमारे पास क्या है। तो भाई साहब, टॉपिक है सोर्सेस ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस। क्लियर है? तो जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस, वो हमें पैसा कौन देगा, कंपनी कैसे चलेगी, क्या उसकी वर्किंग कैपिटल होगी, उसको वर्किंग कैपिटल मिलेगी कहां से। ठीक है, लॉन्ग टर्म में भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें अब कंपनी को या उस बिजनेस को हमें फाइनेंसेस कहां कहां से मिल रहे हैं। ठीक, तो आइए पहला पॉइंट है इसमें हमारे पास, दैट इज द पब्लिक डिपॉजिट्स। ठीक है, तो जब भी फाइनेंस की बात आती है और कभी भी जब पब्लिक डिपॉजिट की बात आती है, तो मेरे दिमाग में हमेशा एक ही एग्जाम्पल आता है, दैट इज सहारा। सहारा इंडिया परिवार सुना होगा। क्रिकेट की जर्सी में पहले यहाँ पे स्पॉन्सर थे ना, सहारा। ठीक है, सहारा इंडिया लिखा होता है। तो सहारा क्या है? एक पब्लिक डिपॉजिट कंपनी है। क्लियर है? तो उसने क्या किया, जब हमारी बैंकिंग सेक्टर उतनी बहाल नहीं थी, या जब उतना बैंकिंग सेक्टर हमारा नहीं उतना बढ़िया से काम करता था, तो उस सहारा ने सिंपली क्या किया, एक रिक्शे वाले से भी, एक मतलब जो गरीब आदमी है उससे भी, मतलब उसका एक सपोर्ट बना सहारा पूरा परिवार, सहारा कंपनी। उनसे भी उन्होंने अपनी कंपनी में डिपॉजिट करवाया। तो दैट इज द पब्लिक डिपॉजिट। ठीक है, जितना भी अब कोई मान लो 500 रुपए कमा रहा है, कोई 1000 रुपए कमा रहा है, तो हर कोई अपने उस सहारा अकाउंट में डाल रहा था। ठीक है, अब 10 रुपया कमाने वाला भी इंसान मान लो कि 1 रुपया अगर उसमें डाल रहा होगा, तो क्या है कि वो एक सहारा जो ग्रुप था उसमें लोगों का पैसा बहुत जगह से आ रहा था। क्लियर है? और वो अपना पैसा कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट कर रहे थे, उसको वो प्रोसेसिंग में लेकर के आ रहे थे। क्लियर है? तो ये आपका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है सहारा का। क्लियर है? बाद में क्या हुआ, कंपनी डूब गई, वो जेल चले गए, दैट इज अ सेकेंडरी मेथड। लेकिन अभी जो एग्जांपल हम लोग बात करें, दैट इज द सहारा। क्लियर है? तो ये पब्लिक डिपॉजिट का सबसे बढ़िया एग्जांपल। क्लियर है? तो आइए देखते हैं क्या डेफिनेशन क्या है इसकी। द पब्लिक डिपॉजिट्स रिफर टू द डिपॉजिट ऑफ मनी मेड बाय द पब्लिक आम जनता। क्लियर है? विथ नॉन बैंकिंग कंपनीज, एज आई टोल्ड यू, बैंकिंग सेक्टर नहीं था उसमें। ठीक है, तो वहां पे नॉन बैंकिंग सेक्टर ही था पूरा। These deposits represent loans from the public, including the employees and the shareholder of the company. The system of public deposit originated when banks were not well developed in India. In recent years, this source has become popular due to various reasons. Depositors get a higher rate of interest than that available on bank deposit. At the same time, companies find it cheaper than loan from the bank and the financial institutions. Clear है? तो नॉर्मल जो एक वहां पे उस टाइम पे जब बैंकिंग सेक्टर उतना अच्छा इंडिया में नहीं था, तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज है। तो सारा तो सिर्फ हमने एक नाम लिया है, ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज है जो पब्लिक डिपॉजिट्स करवाती थी। क्लियर है? अच्छा, इसका कुछ क्या बेनिफिट क्या है, मेरिट्स क्या क्या है, डिमेरिट्स क्या है, ये भी जरा देख लेते हैं। कि मेरिट्स अगर देखते हैं तो सबसे पहला आता है कन्वीनियंस, बहुत ही सरल था। ठीक है, बैंक से हमें लोन नहीं लेना पड़ता है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें लोगों को देना पड़ता था, वो भी कंपेरेटिवली बैंक से थोड़ा सा कम था। क्लियर है? ऐसा। इकोनॉमी, नो चार्ज ऑन द एसेट्स, फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रेडिंग इन इक्विटी एंड द वाइट कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, उसमें लिंकअप बनाने पड़ते थे कि भैया हर एक जो वाइट कॉन्टैक्ट्स, इतने ज्यादा लोग थे, दे सहारा दे सहारा दे सहारा। सहारा का भी अपना एक टाइम था, एक जमाना था। क्लियर है? ये चीज। डिमेरिट्स क्या क्या है यहाँ पे, सबसे पहला है कि अनसर्टेनिटी। इसमें एक अनसर्टेनिटी बहुत थी, मतलब कभी भी कोई भी कंपनी आपका पैसा लेकर के भाग सकती थी, कुछ भी हो सकता था। ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो आपका पैसा लेकर के भाग गई हैं। ठीक है, लोग बेचारे, उनका आम जनता का जो पैसा जमा था, तो वो अब कुछ नहीं कर सकते, कंपनी भाग गई तो भाग गई। क्लियर रहती है ये चीजें। लिमिटेड अपील्स, रिस्ट्रिक्ट ग्रोथ ऑफ द कैपिटल मार्केट्स, नॉट अवेलेबल टू द न्यू फर्म्स and the speculations. Clear है? So these are the some of the merits and the demerits on the public deposits. Clear है? अच्छा, इसमें भी बहुत सारे आपके जो क्या कहते हैं चीजें होती हैं, कुछ आपके बेनिफिशियल में रहती हैं, कुछ आपके बेनिफिशियल नहीं रहती हैं। तो जितने भी जो पब्लिक डिपॉजिट्स होते हैं, ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि दैट यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन दोस पब्लिक डिपॉजिट्स और नॉट। क्लियर है? तो ये पूरा आपके ऊपर है। तो इससे अच्छा होता है कि मतलब कि आप पूरी स्टडी कर लीजिए कहाँ पे आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो। क्लियर है? ये आपको कहाँ से मिल रहा है, सॉरी। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, या जिसको हम लोग बैंक क्रेडिट भी बोलते हैं। क्लियर है?
तो जैसे हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो बैंक्स होते हैं वो आपको शॉर्ट टर्म लोन देने में, जो फाइनेंस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये भी उसी पार्ट है। तो सबसे पहला हमारे पास लोन एंड द एडवांसेस, ठीक है। अब लोन एंड एडवांसेस का इसका मतलब क्या हो जाता है कि सिंपल सी बात है कि आपने बैंक से लोन की रिक्वेस्ट की, बैंक ने आपको वो लोन सैंक्शन कर दिया, क्लियर है। तो जब सैंक्शन करता है तो आप किसी गारंटी या कोई एक एसेट गिरवी रखते हो ना कि हाँ भैया मेरे को इस अपनी प्रॉपर्टी पे लोन चाहिए, या मेरे को, मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो मेरे को अपने उस पर लोन चाहिए करके, क्लियर है। तो वही चीज़ होती है कि अगर आपको कोई भी एक अनफॉर्चुनेटली अगर लोन चाहिए होता है बैंक से, तो आप बैंक के पास जाते हो, रिक्वेस्ट करते हो, और वहां से बैंक आपको एक गुड अमाउंट में, जो एक लमसम अमाउंट होता है, पूरा अमाउंट वो आपको दे देता है लोन के रूप में, क्लियर है। जरा देखते हैं डेफिनेशन क्या दिया हुआ है कि अ लोन इज अ डायरेक्ट एडवांस मेड इन अ लमसम विच इज क्रेडिटेड टू अ सेपरेट लोन अकाउंट इन द नेम ऑफ द बोरोवर. The borrower withdraws the full amount in cash immediately and undertakes to repay it in one or the more installments. Clear है ऐसा करके. The borrower is required to pay the interest on the whole amount from the date of sanction. Loans may be secured or the unsecured. क्लियर है। बहुत बार बहुत टाइप्स के बैंकिंग सेक्टर में लोन्स होते हैं। या तो आपने परमानेंट लोन चाहिए होता है, जैसे मान लीजिए होता है ना कि भाई घर बनवाना या घर खरीदना, या होम लोन हो गया आपका, या कार लोन हो गया, या एक्स वाई जेड कोई भी जो लोन होता है। तो जब भी आप लोन लेते हो तो वहां पे आपको इंस्टॉलमेंट्स देनी पड़ती है हर एक महीने की, क्लियर है, कि भैया आपकी इतनी इंस्टॉलमेंट बनेगी या फिर इतनी एक्स वाई जेड, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कैश क्रेडिट पे, क्लियर है। तो अब ये कैश क्रेडिट क्या होता है, बड़ा अच्छा सा वर्ड है, ये आपने शायद 10th में पढ़ा होगा कि कैश क्रेडिट क्या होता है, क्लियर है। चलिए देखते हैं एक्चुअली में ये है क्या, कि इट इज अ फॉर्मल एंड द रिवॉल्विंग क्रेडिट एग्रीमेंट अंडर विच अ बोरोवर इज अलाउड टू बोरो अप टू अ सर्टेन लिमिट ऑफ कैश, क्लियर। Unlike a loan, it is running account from which the amount can be withdrawn and paid back from the time to time, subject to the stipulated amount. Cash credit is of the two types and so on. Clear? अच्छा, यहाँ पे सिंपली क्या होता है, कैश क्रेडिट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपको जो कैश है वो क्रेडिट पे, मतलब उधारी पे दिया गया है। अक्सर ये आप बैंक के साथ कर सकते हो। तो बैंक भाई साहब पैसा आपको कौन देगा उधारी पे, सिर्फ एक बैंक ही है जो आपको पैसा दे सकता है, क्लियर है। जब भी आपका बैंक में अकाउंट होता है, क्लियर है, करंट अकाउंट की हम स्पेशली बात कर रहे हैं। जब भी आप करंट अकाउंट होता है तो आप बैंक से एक लोन के रूप में, या कभी कभी ऐसा होता है कि आपको किसी पार्टी को पेमेंट करनी है, या एक्स कोई भी काम हो सकता है, तो आपके पास अकाउंट में पैसे नहीं है, तो आप बैंक से उस कैश की जो है रिक्वेस्ट करते हो। तो बैंक जो है आपकी क्रेडिट फैसिलिटी को, या जो क्रेडिट पॉइंट्स को देखते हुए वो बैंक आपको कैश प्रोवाइड कर देता है अकाउंट में, क्लियर है। अब फॉर एग्जाम्पल कि बैंक ने आपको 1 लाख रुपए दिया, क्लियर है, लेकिन अब उस टाइम पे आपको सिर्फ मान लीजिए कि 50,000 की जरूरत थी या फिर 70,000 की जरूरत थी, तो आपने वो 70,000 वहां से उस अकाउंट से निकाल लिया, क्लियर। अब वहां पे होता क्या है, कैश क्रेडिट। बैंक ने आपको कैश कितना दे दिया, फिर 1 लाख तो दिया, लेकिन आपने अकाउंट से निकाला कितना, 70,000, क्लियर है। तो वहां पे जो इंटरेस्ट जो बैंक चार्ज करता है, दैट बैंक इज गोइंग टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन द 70,000 ओनली। 30,000 पे वो चार्ज नहीं करता है, क्यों, क्योंकि आपने जो 30,000 वहां पे बैंक में ही पड़ा हुआ है, अभी बैंक से निकाला नहीं है, क्लियर है। तो दिस इज द कैश क्रेडिट। तो जितना अमाउंट निकालते हो, बैंक इंटरेस्ट सिर्फ उतने अमाउंट पर ही चार्ज करता है, क्लियर है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैश क्रेडिट, क्लियर है। जो बाकी जो है वो एक दूसरी गोटी है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि द बोरोवर हैज टू पे द इंटरेस्ट ओनली ऑन द अमाउंट एक्चुअली यूटिलाइज। जितना उसने यूज किया है वो बैंक जो है चार्ज उतने में ही करेगा, क्लियर। ओह, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट में। ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, इसका भी सबसे बेस्ट एग्जांपल है बैंक, क्लियर है। तो सारी चीजें जो होती हैं वो बैंक में ही चल रही, क्लियर है। तो यहाँ पे बात हम लोग करेंगे कि ये जो ओवरड्राफ्ट होता है ये सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर्स पे ही एप्लीकेबल होता है। जो करंट अकाउंट जो होल्डर्स होते हैं वही इस सुविधा का जो है मतलब बेनिफिट उठा सकते हैं, क्लियर है। सेविंग अकाउंट के लिए ये बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं होता, पहली बात, क्लियर है। अब यहाँ पे आते हैं कि जो एक्चुअली में बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है। सपोज दैट इफ यू आर हैविंग अ करंट अकाउंट, तो दैट मस्ट बी इट इज ऑब्वियस दैट यू आर अ बिजनेस पर्सन। तो जब आपको किसी पार्टी को पेमेंट करना है, जैसे मान लीजिए कि आपको पार्टी को पेमेंट करना है 10 लाख रुपीज का, क्लियर है, और आपके अकाउंट में इस टाइम सिर्फ 8 लाख रुपीज पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे चीजें क्या होती हैं, अगर आपने बैंक से बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी लेने की सोची है, बहुत बढ़िया किया,
क्या है कि जब बैंक से ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ली, तो बैंक ने आपके अकाउंट में जो बचे हुए जो पेंडिंग के 2 लाख हैं वो उसने आपके अकाउंट में डाल दिया। अब आप पार्टी को कितना पेमेंट कर रहे हो? पूरे का पूरा 10 लाख रुपए। 8 लाख आपने दिए और 2 लाख बैंक ने आपको दे दिए। क्लियर है? तो अब यहाँ पे क्या हुआ, वो जो फैसिलिटी थी 2 लाख वाली, उसी को हम लोग ओवरड्राफ्ट बोलते हैं कि हमारे अकाउंट में तो नहीं है, लेकिन तब भी हम अपनी पार्टी को पेमेंट पूरी कर रहे हैं। क्लियर है? तो जो बैंक होता है वो आपसे एक सैंक्शन टाइम पीरियड होता है, उसको वो वापस करने के लिए कि आपने 1 महीने 2 महीने या 3 महीने में उसको पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है? एंड दैट टू डिपेंड्स अपॉन द बैंक टू बैंक दैट हाउ मच द इंटरेस्ट दैट बैंक इज गोइंग टू चार्ज, कितना वो इंटरेस्ट चार्ज करने वाला है। क्लियर है? तो ये एक उसकी एक फैसिलिटी होती है। क्लियर? तो यहाँ पे ये तभी आपको मिल सकती है जब अगर आपने कई बार ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है और अगर आपकी क्रेडिट पॉइंट अच्छी है तो ही आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलेगी। अगर आपने बीच में कुछ डिफॉल्ट कर दिया, कुछ भी हो सकता है, तो शायद बैंक आपको उतना जल्दी ना दे या प्रॉब्लम हो सकती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेने में। क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट द बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की एक्चुअली में ये इसका मतलब क्या होता है। समझ में आया ना? ठीक है? तो जो आपने 10 लाख दिया तो बैंक ने आपको जब 2 लाख रुपीज दिए हुए थे, तो दैट वाज द ओवरड्राफ्ट कि भाई साहब आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, लेकिन तब भी आप उसको पार्टी को पैसा दे रहे हो पूरा। क्लियर? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। क्लियर है? तो ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई आपका बायर ए है और सेलर बी है। क्लियर है? तो 2 लोग होते हैं भाई, एक बायर होगा और आपके पास एक सेलर होगा। तो यहाँ पे सिंपल हुआ क्या, यहाँ पे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप बायर जो है वो कोई सामान आपसे लेता है और वो आपसे ये कह रहे हैं भाई साहब अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तब मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो वो सेलर जो कहता है ठीक है भैया तुम मेरे पास मतलब जब बाद में तब पैसे देना, तो तुम ऐसा है वो जो बिल ऑफ जो क्या कहते हैं डिस्काउंटिंग बिल है, बिल ऑफ डिस्काउंटिंग भी हम लोग उसको बोलते हैं, तो आप ऐसा ये साइन कर दो। क्योंकि वहां पे जो ट्रेडिंग में या जब भी आप कॉमर्स कर रहे हो तो वहां पे कोई भी वर्बल एग्रीमेंट कभी भी कुछ भी नहीं होता है, तो हमेशा एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है। तो उसने जो है साइन कर दिया बायर ने, ठीक है, बिल ऑफ डिस्काउंटिंग। तो यहाँ पे सिंपल हुआ क्या है कि द थिंग इज दैट कि अब जब उसने कर तो दिया भाई, उसने उधारी पे सामान दे दिया और बायर ने उधारी पे सामान ले लिया, पर क्या होगा कि अगर सेलर को इमीडिएटली वर्किंग कैपिटल की जरूरत है भाई, अगर सेलर अगर उधारी पे सबको सामान देने लग जाएगा तो फिर वो अपना जो प्रोडक्ट है वो बनाएगा कैसे भाई, उसको भी तो रॉ मटेरियल चाहिए ना। तो अब वो हर एक से तो वो उधार नहीं ले पाएगा, तो रॉ मटेरियल के लिए भी उसको कैश चाहिए। तो सिंपल होता क्या है, अब वहां पे सेलर जो होता है वो बैंक के पास जाएगा। अब बैंक से कहता है कि भाई साहब ऐसा है, ये जो बिल ऑफ डिस्काउंटिंग है ये मैं आपके नाम पे कर दे रहा हूँ, तो वो जो नेक्स्ट पार्टी जो है जब भी पैसे देगी तो वो आपको दे देगी, तो इमीडिएटली मेरे को पैसे की जरूरत है तो आप मेरे को पैसे दे दो। मान लीजिए कि जो बिल ऑफ डिस्काउंटिंग है वो आपको शायद 90 दिन का या 6 महीने का भी हो सकता है, उसने कहा भैया 6 महीने बाद मैं आपको पैसे दूंगा, चलो भाई ठीक। अब बैंक क्या करती है, अब बैंक उस सेलर को पैसे दे देगी जितना भी उसका अमाउंट था। मान लीजिए कि अब जो उसको चाहिए था 1 लाख रुपए, तो अब बैंक क्या करती है कि उसको पूरा 1 लाख रुपए नहीं देगी। होता क्या है कि बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करती है, जैसे मान लीजिए 10% एनम पे वो चार्ज कर रही है इंटरेस्ट, तो अब मान लीजिए 6% है, तो 6% वो 6 महीने कितना हो जाएगा, वो 5%। क्लियर है? तो वो 5% हिसाब से वो चार्ज करेगी इंटरेस्ट, और उतना जितना इंटरेस्ट लगेगा उतना वो उसको पैसे काट करके वो 1 लाख का अमाउंट दे देगी। क्लियर है? तो नॉर्मल सी बात है कि वो उसको 1 लाख तो मिलेगा, समथिंग अराउंड 95,000 समथिंग कुछ मिलेगा। तो बैंक जो है वो 95,000 इमीडिएटली उस सेलर को दे देगी, जिससे कि वो अपनी वर्किंग कैपिटल और जो भी उसको सामान जो बनाना है वो अपने उस काम में वो पैसा लगा सके। क्लियर है? सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अब जो बैंक है, अब वो बैंक ही हेडेक है कि वो बैंक बायर से पैसे कब लेता है। क्लियर है? तो 6 महीने का तो टाइम है, तो 6 महीने तक वो बायर जो है किसको पैसे देगा, वो अब बैंक को पैसे देगा। क्लियर है? तो बैंक का जो होता है एक बहुत ही बढ़िया एक मीडियम होता है, एक जिससे हम लोग कहते हैं ना एक मिडिल मैन। क्लियर है? तो मिडिल मैन के रूप में बहुत बढ़िया काम करता है, जिससे कि जिसकी जो बायर की और सेलर की दोनों की जो प्रॉब्लम होती है फाइनेंस की जो कैश की, वो दोनों की दूर हो जाती है आराम से। ठीक है? समझ में आया इतना बैंकिंग वो क्या कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल? क्लियर है? आई होप कि अभी तक समझ में आया होगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज मेरे को नीचे कमेंट कर दीजिए। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द ट्रेड क्रेडिट। क्लियर है? तो ट्रेड मतलब भाई साहब ट्रेड करना, कोई एक बायर होगा कोई एक सेलर होगा, और क्रेडिट मतलब उधारी पे सामान।
क्लियर है। तो अब यहाँ पे सिंपली क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास कोई एक बायर होता है, एक कोई सेलर होता है। तो जो भी आप जो बायर्स जब सामान ले रहा होता है वो हमेशा उधारी पे ले रहा होता है, इसलिए क्योंकि आप इंडस्ट्री में हो, मार्केट में हो, ठीक है, कभी ना कभी आपका हमसे काम पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि जो बायर और जो सेलर होता है ना, उनका थोड़ा सा व्यवहार थोड़ा सा अच्छा होता है, इसलिए कहते हैं ना भाई साहब सबसे व्यवहार बना के रखना चाहिए। क्लियर है। तो जब व्यवहार अच्छा होता है और पर्सनल टच में होते हैं, तब आप यहाँ पे ट्रेड क्रेडिट आराम से कर सकते हो। क्लियर है, लायबल होते हैं। हाँ, यहाँ पे ये होता है कि कोई भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई जो बैंक होता है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता, बस एक पर्सनल कनेक्शंस पे ही हम लोग ट्रेड क्रेडिट करते हैं, जिससे कि हमारे और कभी कभी उनके भी काम आ सके हम लोग। क्लियर है। तो नॉर्मल चीजें यही होती है कि अगर आपने कोई भी सामान खरीदा है, तो अगर हम ये कह रहे हैं भैया हमें 50 यूनिट एसी की चाहिए, तो भैया हमें उधारी दे दो, फिर हम आपको इसका पेमेंट कर देंगे, या 15 दिन या 30 दिन, महीना भर, ठीक है, जो भी आपको समझ में आता है। क्लियर है। तो वहां पे ये आपकी बस रेपुटेशन पे सामान दिया जाता है। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है कि बस ये आपसे कह रही है कि अच्छा ये बहुत ही हाईली अनसिक्योर होता है, कोई भी ऐसा कोई परफेक्शन नहीं होता कि नहीं भाई कोई एक रिटर्न एग्रीमेंट ही होता है। बस ये होता है कि एक सेटिस्फैक्शन के लिए हम लोग एक बस लिखवा लेते हैं कि हाँ भैया दे देना हमको, ठीक है, देखो भूलना नहीं, ठीक है। तो वो चीजें होती है। क्लियर है। तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम में हमारा क्या होता है कि ये जो पूरा जो होता है ये हमारा हाईली अनसिक्योर होता है। अब तुमने व्यवहार में पैसा दिया था, अब सामने वाला पी गया, तो उसमें हम क्या करें, ठीक है। तो इसमें ये प्रॉब्लम भी होती है। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। क्लियर है। इंस्टॉलमेंट क्रेडिट सबसे बहुत ही फैमिली वर्ड है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपने कोई टीवी लिए, सोनी की बड़ी सी टीवी लिए, तो आप को टीवी 50,000 की पड़ रही, 50,000 की, लेकिन आपने दुकानदार से कहा भैया हम इसको जो है क्या कहते हैं, इसको हम ईएमआई पे लेना चाहते हैं। क्लियर है। इसको हम किस्तों पे लेना चाहते हैं। तो आपने क्या कर दिया कि आपने 10,000 रुपीज डाउन पेमेंट कर दी और इसकी आपने ईएमआई बनवा ली, ठीक है। तो जितने ज्यादा के टाइम की बनवाओगे तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ता है इंटरेस्ट के साथ। क्लियर है। तो आप मान लीजिए 1 साल की बनवा ली, तो आपको हर महीने मान लीजिए कि 4,000 या 3,000 रुपए आपको देने ही पड़ेंगे। क्लियर है। तो वो आपकी एक डाउन पेमेंट होती है, और प्लस आप इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में आप वो चीज खरीद भी सकते हो। क्लियर है। तो 10,000 में टीवी आप घर पे आ गई, दीवार पे चिपक गई है, आप इंजॉय कर रहे हो, लेकिन आपको पेमेंट वो करनी पड़ेगी मंथली। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फैक्टरिंग। क्लियर है। अच्छा, अब फैक्टरिंग को हम लोग इस एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे कि अभी हम लोगों ने पिछली बार बात की है कि हमारे पास एक कोई बायर और एक सेलर होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे भी हम लोग एक बायर और एक सेलर लेंगे। सिंपल सी बात क्या है, कोई एक बायर है हमारे पास और एक कोई सेलर है, ठीक है। अब सेलर बायर जो है कोई सामान खरीदना चाहता है सेलर से, और जो सेलर है वो उसको बेचना भी चाहता है, लेकिन भाई साहब उसने ये कह दिया कि भाई साहब हम अभी पेमेंट नहीं कर पाएंगे, हम थोड़े टाइम बाद, महीने भर, 2 महीने, 6 महीने बाद हम पेमेंट कर देंगे। तो उसने सेलर ने कहा ठीक है भैया तुम कर देना करके, लेकिन तुम अभी एटलीस्ट कम से कम मेरा सामान तो ले लो यार, क्योंकि उसको सामान बेचना रहता है ना, और ये मार्केट में अगर आप रहते हो तो ये क्रेडिट तो आपको करना पड़ेगा। तो वहां पे उसने उसको सामान बेच दिया। क्लियर है। तो अब उसने किया क्या कि उसने जब वो बिल जनरेट कर दिया कि भैया हाँ इनका जो फला फला जो बायर है इनका इतना बिल होता है, तो उसी को हम लोग रिसीवेबल्स बोलते हैं। क्लियर है। तो जब हमने बिल उसका रिसीव कर लिया तो बिल हमारे पास होता है। अब हुआ क्या, हमने उसको सामान तो बेच दिया, लेकिन एट द टाइम क्या होता है कि भाई साहब अब हमें तो अपने सामान बनाना है, हमारी भी तो वर्किंग कैपिटल है, तो हमें तो वर्किंग कैपिटल तो चाहिए, वो तो हर एक कंपनी के लिए, हर एक बिजनेस के लिए मस्ट होती है। क्लियर है। तो उसने किया क्या, वो किसी भी एक फैक्टरिंग कंपनी के पास या कोई भी जो इतने भी जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके पास वो जा सकता है और कह सकता है भैया ये जो हमारा ये बिल है ये रिसीवेबल है और हमें इतना इतना पैसा चाहिए और आप हमको ये करके दे दीजिए करके। क्लियर है। तो आपने किया क्या, तो सिंपली पहले तो आपने उसको अपने अकाउंट में लिख लेते कि हाँ भैया हमने इनसे इतना पैसा चाहिए, तो आपने अपनी बैलेंस शीट में उसको बना करके रखा हुआ है, सजो करके रखा हुआ है। क्लियर है। तो आप जब फैक्टर्स के पास गए, जो भी इंस्टीट्यूशन है उनके पास गए, तो वहां पे उन्होंने किया क्या, आपको जैसे मान लीजिए कि आप 1 लाख रुपए आपने उसका बिल बना। क्लियर है। तो उसने आपको 70,000 रुपीज दे दिए, तो वो पूरा अमाउंट नहीं देते हैं। क्लियर है। तो उन्होंने आपको 70,000 रुपीज दे दिए, अब आपका बचा क्या 30,000 रुपीज। तो 30,000 रुपीज वो आपको अभी नहीं देंगे, जब उनको पेमेंट वहां से मिल जाएगी तब वो आपको देंगे। और वहां पे वो करते क्या है कि वो जितना भी उस 30,000 में जितना भी उनका इंटरेस्ट होता है, जितने भी फाइल चार्जेस एंड जितने भी XYZ जो भी चार्जेस वगैरह होते हैं, वो उस 30,000 में काट करके बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपको दे देते हैं। क्लियर है। तो इससे सिंपली होता क्या है कि आपका जो सामान है वो भी बिक जाता है, आपको जो वर्किंग कैपिटल एट द मोमेंट में चाहिए थी एट द टाइम पीरियड में वो भी आपको मिल जाती है। तो वो आपके लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट होता है। थोड़ा बहुत अमाउंट कट जाता है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है,
ठीक है। तो लेकिन एटलीस्ट कम से कम आपका वर्किंग कैपिटल तो मिल गई, सामान तो मिल गया, क्लियर है। आप सामान खरीद सकते हो, दूसरे से रॉ मटेरियल खरीद सकते हो। तो ये जो फैक्टरिंग की जो सर्विसेज होती है, ये अक्सर जो बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये आपको अपनी सर्विसेज देते हैं, जिससे कि होता क्या है, बायर का भी काम हो जाता है और साथ ही साथ सेलर का भी काम हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कस्टमर एडवांसेस, क्लियर है। कस्टमर एडवांसेस मतलब क्या होता है, जैसे इसको हम लोग एक एग्जांपल समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपने अपने घर का एक सोफा बनवाया, क्लियर है। अब सोफा बनवाया है तो वहां पे जो कारपेंटर होता है वो क्या कहता है, भैया आपका जो सोफा है वो 50,000 का हो रहा है करके, ऐसा करिए आप 20,000 रुपए एडवांस दे दीजिए, फिर बाकी जो पेमेंट है आप बाद में कर दीजिएगा। तो एडवांस मतलब क्या होता है, अब ऐसा तो है नहीं कि अब मान लो अगर आपने एडवांस नहीं दिया है, अगला बेचारा हो तो सोफा बना के बैठा हुआ है और मान लो तुम्हारा मोबाइल है, जाओ हमें नहीं चाहिए, तो वहां पे क्या होगा, वो उसका करेगा क्या, ठीक है। अब मान लो किसी को पसंद आए या ना आए, वो उसने तो आपके घर के हिसाब से बनाया था, क्लियर है। तो इसीलिए कस्टमर से कुछ एडवांस लेते थे, ताकि अब कस्टमर को वो एक मैंडेटरी हो जाता है कि वो सामान वो खरीदेगा ही खरीदेगा, क्लियर है। तो थोड़ी सी अमाउंट हम लोग उससे पहले ले लेते हैं एडवांस के रूप में, और बाकी जो भी जो पेमेंट होती है वो हम लोग जब प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं या जब सर्विस हो जाती है उसके बाद हम लोग बाकी का पेमेंट हम लोग लेते हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ICD, दैट इज द इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है कि इंटर कॉर्पोरेट मतलब अब जब भी किसी भी कॉर्पोरेट को, किसी भी बिजनेस टाइकून्स मैग्नेट्स को पैसों की जरूरत होती है, तो सिंपल करते क्या है, दूसरे जो टाइकून होता है, जो उनका कॉर्पोरेट मित्र होता है, वो उनसे उधार ले लेते हैं रादर देन टू टेक द लोन फ्रॉम द बैंक्स, क्लियर है। तो यहाँ पे होता क्या है, ये जो पूरा भी जो ट्रांजेक्शन होता है, ये आपके पर्सनल कनेक्शंस, व्यवहार और भौकाल से मतलब पूरा लबोलेज रहता है, क्लियर है। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज क्या है कि जो भी आप पैसा ले रहे हो किसी कॉर्पोरेट से या किसी दूसरी कंपनी से, तो वो कंपेरेटिवली आपको अपनी जो रेपुटेशन, आपका जो कैसा व्यवहार है उसके साथ, उसके बेसिस से मिलता है, क्लियर है। तो अच्छा, इसका सबसे फायदा ये रहता है सबसे बढ़िया कि पहली बात तो इसमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती, कोई भी ज्यादा पेपर वर्क तो फिलहाल ना के बराबर तो होता ही नहीं है, क्लियर है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि बैंक से कम में रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें उनको देना पड़ता है। अगर बैंक आपको 6% दे रही है तो आपके व्यवहार में शायद तो वो 2% ब्याज ले ले, क्लियर। तो इसीलिए कहा गया है कि इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट मतलब कि अगर आप किसी एक ऐसी कंपनी से आप लोन ले रहे हो जिसके पास पैसा ज्यादा है, ठीक है, उसी से तो लोगे जिसके पास पैसा ज्यादा है, ठीक है। तो उसने आपको पैसा दे दिया एट द मोमेंट, ठीक है, तो अब आप उसको कुछ समय बाद आप उसको पैसा लौटा दोगे ब्याज के साथ, क्लियर है। तो यहाँ पे सिंपल फंडा ये रहता है कि भाई साहब, जैसे कहते हैं ना भाई, रिश्तेदारी या व्यवहार कब काम आता है, तो इसी दिन के लिए काम आता है कि व्यवहार आपका काम आ रहा है, और प्लस नो लीगल फॉर्मेलिटीज, पर्सनल कनेक्शंस आपके वहां पे काम आते हैं, और साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट भी बैंक के मुकाबले कम देना पड़ता है, क्लियर है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, या फिर हम इसको ICD भी बोलते हैं। ये पेपर में छोटे या 2-3 नंबर में आ सकता है, क्लियर है, छोटे आंसर्स में आते हैं, क्लियर। तो आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से और बहुत तगड़े से समझ में आया होगा, और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज मेरे को आप कमेंट करके पूछ सकते हो, बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, क्लियर है। टिल देन बाय बाय।